वेलकम टू ब्रेक थ्रू पॉइंट। मैं अभिषेक त्रिपाठी ब्रेक थ्रू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि एनडीए 2025 हम लोग टारगेट कर रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज दोनों के थ्रू। तो आज हम अपने डे वन पर इंग्लिश में पहला चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, नाउन। मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि नाउन का जो टॉपिक है हमारा, हम दो तरीके से क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और दोनों तरीके के ऑर्गेनाइज करने का मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं 2025 का बैच। दूसरी चीज़, हमारे पास दो तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं। एक स्टूडेंट वो जो कि जिसको कि बेसिक से सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं, और दूसरा एक वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुके हैं या जिनका बेसिक क्लियर है बट उनको एडवांस लेवल की जो चीज़ें होती हैं वो नहीं समझ में आती या कभी कभी वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम दोनों तरीके से इस कोर्स को रन कर रहे हैं। नाउन चैप्टर पे पर्टिकुलर जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, मेथड और मॉड्यूल सबका सेम रहेगा। हम इसकी दो वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें पहली वीडियो जो आपकी होगी वो बेसिक कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, जिसमें आपको नाउन, जैसे मैं फॉर एग्जांपल नाउन चैप्टर की बात कर रहा हूँ तो उसमें बेसिक नाउन आपको कराया जाएगा। ठीक है, बेसिक नाउन में आपका जितने भी रूल्स होते हैं ये सारे रूल्स आपके इसमें आ जाएंगे। रूल्स के अलावा जितने भी इसके मेथड्स हैं या जितने भी क्वेश्चंस इस पे बेस्ड होते हैं या जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर बेसिक कंप्लीट होने के बाद फिर हम मूव करेंगे एडवांस के लिए। जो दूसरी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी वो वीडियो होगी एडवांस की। एडवांस वीडियो का क्या मतलब है? एडवांस वीडियो का मतलब है कि यहाँ पर हम आपको प्रीवियस 5 ईयर्स के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, प्लस जितने पॉसिबल क्वेश्चंस इस पे फ्रेम हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो इस पर फ्रेम हो सकते हैं, ये सारे आपको इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे लाइव क्लास में ही, और साइड बाय साइड उनके कंसेप्ट्स भी आपको समझाए जाएंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि अगर क्वेश्चन बन रहा है तो किस तरीके से बन रहा है और अगर उसको सॉल्व किया जा रहा है तो किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, ये जो वीडियोस होंगी ये टॉपिक वाइज बनाई जाएंगी, प्लस साथ ही साथ आपको हर टॉपिक के बेसिक कोर्स कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो ही उसी चैप्टर की आपको एडवांस में मिलेगी, जिसमें प्रीवियस 5 ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस, वो कराए जाएंगे। प्लस इसके अलावा जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कर सकते हैं लाइव, ठीक है, या जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस पे फ्रेम हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो सारा इसमें आपका कंटेंट कवर कराया जाए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। 50 क्वेश्चंस में से हम टारगेट करके चल रहे हैं कि आप 45 प्लस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, दैट टू करेक्ट। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो। 45 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं अपने इंग्लिश के कोर्स के लिए। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा कि आज हमने डे वन पे बात करी है बेसिक कोर्स के लिए, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जा रही है और क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जब आप बात करते हैं नाउन की, ठीक है, तो नाउन वर्ड को समझते ही या सुनते ही सबके दिमाग में एक चीज़ आती है जो कि डेफिनेशन हर बुक में मैक्सिमम आपको मिलेगी देखने के लिए, या आपने देखा होगा कि लोग ऑनलाइन क्लासेस में भी मतलब इस तरीके से यूज़ करते हैं डेफिनेशन कि नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एंड थिंग, यानी किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग, इस तरीके के वर्ड्स हमको यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कि अगर किसी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का क्या हो, नाम हो, तो मैं उसको नाउन कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। स्कूल के जो करिकुलम के हिसाब से या पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल सही पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई सच एरर नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हर नेमिंग वर्ड को मैं नाउन कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग में पर्सन इंक्लूड हो गया, प्लेस इंक्लूड हुई, थिंग इंक्लूड हुई, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो इसमें से बच जाते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे हैं अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो इसलिए मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि जितने भी मेरे नेमिंग वर्ड्स हैं ये सारे किसका काम कर रहे हैं? नाउन का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है टाइप। टाइप्स की बात करें तो 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि नाउन 2 टाइप का होता है, फर्दर उसके 5 पॉइंट्स में उसको या 5 पार्ट्स में उसको बाइफरकेट करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नाउन 5 टाइप का होता है और फर्दर उसको बाइफरकेट 2 पार्ट्स में किया जाता है। सो लेट मी मेक यू वेरी क्लियर।
ठीक है, नाउन के जो टाइप्स पढ़ाए जाते हैं वो बेटा 5 ही होते हैं। ठीक है, कुछ लोग उसको कहते हैं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बाइफरकेट किया जा सकता है। हो सकता है कि उसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेसिस पे नाउन को डिवाइड करें। लेकिन जब भी आप बात करेंगे कि नाउन कितने टाइप का है, तो नाउन 5 टाइप का ही होता है। ठीक है, जिसमें आपका प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और लास्ट में आपका फिफ्थ नाउन मटेरियल आ जाता है। ठीक है, 1 2, दिस इज द फिफ्थ वन। ये 5 तरह के नाउन है जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नाउन हमारे 5 टाइप्स के हो गए। अब 5 तरह के नाउन को फर्दर बाइफरकेट करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, तो इसमें भी बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि काउंटेबल क्या हो सकता है, अनकाउंटेबल क्या हो सकता है। अब मैं अनकाउंटेबल के बहुत कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेता हूँ। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं नॉर्मली कि स्टार्स जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्टार्स को काउंटेबल में ट्रीट किया जाता है। रीज़न कि स्टार्स को काउंटेबल में कैसे ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो इसका एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंटेबल का मतलब होता है वो चीज़ जिसको मैं गिन सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं गिन नहीं सकता तो उसको मेजर करने के लिए कोई दूसरा तरीका होगा। तो दूसरा तरीका ये होता है कि अनकाउंटेबल में मैक्सिमम उन चीज़ों को रखा जाता है जिसको या तो आप नापते हो, ठीक है, या फिर आप तौल लेते हो। तो नाप तौल वाली जितनी चीज़ें जिनकी मेजरिंग क्वांटिटीज होती हैं, आप उन सभी चीज़ों को अनकाउंटेबल में कंसिडर कर लेते हो। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, बट मैक्सिमम जितनी चीज़ें होती हैं उसमें नापने या तौलने वाली जितनी चीज़ें आ जाती हैं वो सब अनकाउंटेबल में ट्रीट किया जाता है। लेकिन स्टार्स के साथ ऐसा नहीं है। स्टार्स को ना तो हम नाप सकते हैं ना ही हम तौल सकते हैं, तो अल्टीमेटली हम उसको क्या करते हैं, गिनते हैं। छत पे खड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं देखिए ओनली 5 स्टार्स आर विजिबल, या उर्सा मेजर है। ठीक है, और बहुत सारे मतलब स्टार्स के जो है आपको फॉर्मेशंस पढ़ाए जाते हैं स्कूल में। तो वो जितने भी स्टार होते हैं उसमें काउंट दिया रहता है। जैसे सप्तऋषि ही अगर आप बात करें तो सप्तऋषि में 7 स्टार्स होते हैं, तो आपको 7 आपने गिन लिया। ठीक है, तो कंसेप्ट यही याद रखना है कि अगर किसी चीज़ को आप डिजिट्स में काउंट कर पा रहे हो तो वो काउंटेबल है, और अगर आप किसी चीज़ को डिजिट्स में काउंट नहीं कर पा रहे हो तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अनकाउंटेबल में मैं किसको ले सकता हूँ? मैं नॉलेज को कंसिडर कर सकता हूँ कि ये मेरा अनकाउंटेबल है। इसके अलावा मनी, मनी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनी जो है वो काउंटेबल होता है। ठीक है, देखो मनी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर वो चीज़ जो कि लेन देन के प्रोसीजर में वर्क कर सके या एक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। ठीक है, हर उस चीज़ को हम मनी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बार्टर सिस्टम में गांव में आज भी जो मतलब अनडेवलप्ड एरियाज हैं, जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि लोग गेहूँ लेके जाते हैं, चावल ले आते हैं, चावल लेके जाते हैं, गेहूँ ले आते हैं। दैट इज़ द मीडियम, दैट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो वहाँ पर वो जो गेहूँ है वो भी मनी का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक ऐसी वस्तु जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है वो मनी होता है। दूसरी चीज इसमें एक कंसेप्ट ये भी है आपका कि 210 कंट्रीज हैं। नाम भी शायद हो सकता है कि हर किसी को याद ना हो, तो उनकी करेंसीज को फिर किस तरीके से हम काउंट करेंगे या कैसे समझेंगे। ठीक है, मोर ओवर इसमें फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे प्लास्टिक मनी है, डिजिटल मनी है, ये सारी चीज़ें मतलब देर देर इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। मनी का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे या रिस्पेक्ट उसका समझोगे तो ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर है। मनी को काउंट करना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, बहुत सारे एक्स वाई जेड रीजन हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ बेसिक एग्जांपल समझाए कि किस रीजन की वजह से हम इसको अनकाउंटेबल में ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन मनी का ही दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, जैसे मैंने डॉलर बोला। अब ये डॉलर काउंटेबल है, क्यों? क्योंकि डॉलर इसलिए काउंटेबल होगा, है ये भी मनी, लेकिन ये एक स्पेसिफिक करेंसी है, और मनी में कोई स्पेसिफिक करेंसी नहीं आ रही है। ठीक है, इसलिए डॉलर मेरा काउंटेबल है और मनी मेरा अनकाउंटेबल हो जाएगा। सेम वे में टाइम, टाइम जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल में ट्रीट किया जाता है। वहीं अगर सेकंड्स दिया हो या आवर्स दिया हो या मिनट्स दिया हो, ठीक है, ये आपका जो है किस में चला जाएगा, ये सब काउंटेबल में चला जाएगा। तो ये कंसेप्ट है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, जिसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर वो काउंट हो पा रहा है तो वो काउंटेबल है, अगर वो काउंट नहीं किया जा सकता
तो वो अनकाउंटेबल में ट्रीट किया जाएगा। रीज़न काउंटेबल अनकाउंटेबल समझने का, इंग्लिश में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं या बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेस्ड पर वेरी करते हैं। ठीक है, आपका जो स्पॉटिंग एरर वाला सेक्शन होता है, ठीक है, ये स्पॉटिंग एरर वाला सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। स्पॉटिंग एरर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ठीक उसी तरीके से रोल है जिस तरीके से एक युद्ध में ब्रह्मास्त्र का। ठीक है, ये एक मात्र ऐसा चैप्टर है जिसको अच्छे से समझ लेने से स्पॉटिंग एरर में आप ये मानकर चलिए 90% आप कमांड कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम अपने सिलेबस में कवर करेंगे आगे, जब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अगर इस चैप्टर में 50 फॉर्मूलाज हैं तो 30 फॉर्मूलाज मेरे बेस्ड हैं किस पे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर ही बेस्ड है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कंसेप्ट कोई माइनर कंसेप्ट नहीं है बेटा, ये कंसेप्ट है बड़े प्लेटफॉर्म का कंसेप्ट। ठीक है, जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स आप देखिए वो काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेसिस पे यूज होती है। ठीक है, जितने कंसेप्ट्स आप पढ़ोगे नाउन में या जितने प्रोनाउन में कंसेप्ट्स पढ़ोगे, कहीं ना कहीं आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल आप टच करते रहोगे। ठीक है, इससे पीछा नहीं छूटेगा। अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि इससे पीछा आपका नहीं छूटेगा। तो फिर इसमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेसिस पे चीज़ों को यूटिलाइज किया जाता है। उसी के बेसिस पे सारी ही चीज़ें, आपके जितने फॉर्मूला, जितने हेल्पिंग वर्ब्स, जितनी भी आगे आपको चीज़ें पढ़नी है वो सब इसी के बेस पे चलने वाला है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आपको मैंने समझाया है, इसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, फिर मूव करते हैं इसको आगे, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि ये ऐसे कंसेप्ट हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनता, बट हाँ कहीं ना कहीं इसकी हेल्प आपको लगेगी। ठीक है, फिर अगला कंसेप्ट हम उठाते हैं जिसमें नाउन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको आप कहते हैं जेंडर, ये पढ़ाया जाता है। जेंडर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको मैं छोड़ भी नहीं सकता और जिसके बिना मैं आगे बढ़ भी नहीं सकता। ठीक है, जेंडर अगर मैं देखना चाहूँ तो रियल लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो जेंडर आपके 2 या 3 आपको पता होंगे कि जेंडर होते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी रियल लाइफ के अलावा जो बुकिश नॉलेज है या जो बुक में आपको पढ़ाया जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जेंडर की संख्या 4 बताई जाती है। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट समझने वाली चीज़ है, कभी भी याद रखना कि जो रियल लाइफ होता है, ठीक है, रियल लाइफ में और जो नॉलेज यानी बुक वाली जो लाइफ होती है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस और वेरिएशन होता है। ठीक है, इसी नाउन चैप्टर में भी आगे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, एक सिंपल छोटा सा मैं इसका देता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बड़े प्राउड के साथ मेंशन करते हैं कि यार ये मेरा कज़न सिस्टर है, या ये मेरी कज़न सिस्टर है, या ये मेरा कज़न ब्रदर है। ठीक है, 90% लोग इसको यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कोई ये भी नहीं कहता कि ये गलत है। रीज़न इज़ दैट कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है ये नाउन मिस स्पेल्ट नाउन है बेटा, कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर यूज़ ही नहीं होता। अब जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं या बुक में पढ़ा है या किसी से सुना है आपने, उन लोगों को तो पता है, बट फिर भी 90% लोग ऐसे जिन्हें ऐसे चीज़ें या ऐसे कंसेप्ट पता ही नहीं है कि ये यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, अभी बीपीओ वाले हैं, कॉल सेंटर वाले हैं, कॉल करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, ये कॉल करके सीधे आपसे पूछते हैं सर व्हाट इज़ योर गुड नेम, एंड हम प्राउडली बता भी देते हैं कि मेरा नाम अभिषेक है। ठीक है, गुड नेम क्या है? ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इंग्लिश में, गुड नेम कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट अभी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे जिसमें हम पढ़ रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं डेली लाइफ में, जवाब भी दे रहे हैं उन चीज़ों का, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट करेक्ट ग्रामर इज सेइंग वो किसी को नहीं पता। रीज़न इज दैट क्योंकि ये हमारे करिकुलम में नहीं है। ठीक है, ग्रामर इतना डेप्थ में जाकर पढ़ाया नहीं गया, लेकिन जब व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशंस और एनी कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। फिर यही होता है कि हम अपने डेली बेसिस में रियल लाइफ में जो यूज़ कर रहे होते हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये तो नहीं कहता कि सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, लेकिन 90% कैंडिडेट्स या 95% कैंडिडेट्स मैं कह सकता हूँ वो इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे। इंस्टिंक्ट बोले तो वो क्वेश्चन को रीड करते हैं, रीड करने के बाद कहते हैं कि पढ़ने में अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन सही है। पर बेटा ये मेथड अगर आप फॉलो करोगे तो इससे आपका स्कोर हमेशा डाउनवर्ड्स ही मूव करेगा, कभी अपवर्ड्स नहीं जाएगा। ठीक है, लीविंग द रेयर चांसेस, ये एक आध स्टूडेंट्स होते हैं जिनके इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं
या उनकी इंग्लिश अच्छी होती है लेकिन उन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ी होती इतना डेप्थ में, लेकिन उनके क्वेश्चन सही जाते हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, सब में एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन ये मेथड्स वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है। अल्टीमेटली जेंडर की जब हम बात कर रहे थे, तो रियल लाइफ में 2 से 3 जेंडर आपको देखने को मिलेंगे, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, लेकिन इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है। हमें बात करनी है बुकिश लाइफ की, ठीक है, जो बुक में हमें पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, हमें उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो बुक में जेंडर्स पढ़ाए जा रहे हैं हमें कितने, 4। अब ये 4 जेंडर्स कौन कौन से हैं ये समझ लेंगे। सबसे पहला जो जेंडर आपको पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है मैस्कुलिन, ठीक है। मैस्कुलिन के बाद दूसरा जेंडर जो आपको पढ़ाया जा रहा है दैट इज योर फेमिनाइन जेंडर। तीसरे में आप पढ़ेंगे न्यूटर, और चौथे में आप पढ़ेंगे कॉमन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलाइन, क्योंकि देखो जो फर्स्ट कुछ लेटर्स हैं इनसे ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैस्कुलाइन यानी मेल को डिनोट कर रहा है, फेमिनाइन यानी फीमेल को डिनोट कर रहा है, और न्यूटर जो है मेरा ये डिनोट कर रहा है नॉन लिविंग थिंग्स को। किसको, नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट कर रहा है। इसके अलावा इसमें सबसे अच्छी चीज़ या जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, वो हम देख लेंगे, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स वाला जो कंसेप्ट है हमारा, ये कंसेप्ट ये कहता है कि जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो निर्जीव हैं वो सारी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। टेबल, चेयर, लाइट, फैन, सारी चीज़ें इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। चौथा जेंडर है हमारा कॉमन जेंडर। ये मैं कह सकता हूँ कि ये नाउन चैप्टर का पहला रूल है जो कि आप पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं कि कॉमन जेंडर होता क्या है। कॉमन जेंडर, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। अब मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझेंगे। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर एक नाउन है। दूसरी चीज, ये कॉमन जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कॉमन जेंडर में आता है, या जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कॉमन जेंडर में आता है। और अब यहाँ मैंने डॉक्टर लिखा, क्या आप बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है? बिल्कुल, हम बता ही नहीं सकते कि ये मेल है या फीमेल है, ऐसे कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। सेम वे में कुछ और एग्जांपल देता हूँ। टीचर, डॉक्टर हो गया आपका, क्लर्क है, स्टूडेंट है, ठीक है, चाइल्ड है। दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जो कि कॉमन जेंडर के अंदर ट्रीट किए जाते हैं। अब रूल क्या कहता है, कॉमन जेंडर के लिए बहुत ही इजी और सिंपल कंसेप्ट है। किसी भी सेंटेंस में अगर मुझे कॉमन जेंडर दिखाई देता है तो याद रखिएगा, कॉमन जेंडर को हमेशा मेल ट्रीट किया जाता है। इसीलिए इसके लिए सेंटेंस में प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, हिज और हिम का यूज़ सही बताया गया है। लेकिन वही अगर मैंने इसी कॉमन जेंडर के लिए इसको फीमेल ट्रीट करते हुए शी, हर और हर्स का यूज़ किया, तो इसका यूज़ गलत बताया गया है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट लिया, मैंने कहा बीइंग अ डॉक्टर, शी इज़ वेरी पोलाइट एंड जेंटल, और यहाँ पर मैंने नो एरर मार्क कर लिया। अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता एरर, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आता कैसे है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है, ये एक स्टेटमेंट लिखी होती है, इसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। करना क्या होता है ये भी समझो। आपको OMR सीट मिलेगी इस तरीके से, ए बी सी और डी सबके आगे एक सर्कल दिया होगा। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ए यानी बीइंग ए डॉक्टर, यहाँ तक जहाँ ये स्लैश मार्क किया है यहाँ तक, अगर आपको लगता है कि कोई भी गलती इस वाले सेक्शन में, चूज करो ऑप्शन ए, यानी OMR सीट में आप ऑप्शन ए को फिल कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। वही अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि बी में है तो आप बी को फिल करेंगे, आपको लगता है सी में एरर है आप सी को फिल करेंगे, और अगर आपको लगता है कि तीनों में एरर नहीं है और सेंटेंस में एरर है ही नहीं, तब जाकर आप ऑप्शन डी को चूज करते हैं जिसको आप बोलते हैं नो एरर, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है ये समझ लो।
यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको दिया है इसमें आपसे कहा कि बीइंग अ डॉक्टर शी इज़ वेरी पोलाइट एंड जेंटल। कई स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि सर यहाँ पर शी तो मेंशन है, पता तो लग गया कि लड़की है। बेटा हमेशा याद रखो कि नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है। अब डॉक्टर लड़का है या लड़की नहीं पता, ठीक है। अब लड़का है या लड़की नहीं पता तो ऑब्वियस सी बात है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं डॉक्टर को जब पता ही नहीं है कि लड़का है लड़की, तो ये आ गया मेरा कॉमन जेंडर के अंदर। कॉमन जेंडर आते ही मुझे पता है कि फीमेल यानी शी हर और हर्स का यूज अगर कहीं हुआ तो वही गलत है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा गलत। अच्छा लगता क्या है, तो लगता इसकी जगह ही हिज या हिम का यूज होता है। अब मैंने क्या किया, सी को कर दिया एलिमिनेट, यानी सी जो वाला सी ये जो लिखा हुआ है ये आपका कौन से पार्ट में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन को मैंने फिल कर दिया एंड दैट इज द राइट आंसर। करेक्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो ये होना चाहिए था, बीइंग अ डॉक्टर ही इज वेरी पोलाइट एंड जेंटल, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लोगों का ये भी आ सकता है, या आप ये सोच सकते हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि ये लड़की नहीं है, तो आपको ये कैसे पता लगा कि ये लड़का है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डॉक्टर कॉमन जेंडर है, और कॉमन जेंडर को ना चाहते हुए भी आपको मेल ट्रीट करना है। आप ही लगाइए, हिज लगाइए या हिम लगाइए, इन तीनों में से कोई एक यूज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्रोनाउन यूज़ कहाँ पर हुआ है। सब्जेक्टिव केस है तो ही आया, ठीक है। पॉजेसिव केस होता तो हिज आता, या अगर ऑब्जेक्टिव केस होता तो हिम का यूज करते हैं। क्या केसेस क्या होते हैं ये प्रोनाउन चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से यूज होगा। अब इसी पर बेस्ड दूसरा पॉसिबल क्वेश्चन जो हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा, मिसेस त्रिपाठी बीइंग ए डॉक्टर शी इज वेरी पोलाइट एंड जेंटल, ठीक। और यहाँ पर मैंने नो एरर ले लिया अपना ऐसा फोर्थ ऑप्शन। मिसेस त्रिपाठी बीइंग को मैंने पार्ट ए कंसिडर किया, और इस तक मैं इसको पार्ट बी कंसिडर कर लेता हूँ, और वेरी पोलाइट से जेंटल तक मैं इसको पार्ट सी डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। ए हो गया, बी, सी और डी ऑप्शन हो गया। अब देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पर। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि शुरुआत में ही आपको एक नाम मिल गया मिसेस त्रिपाठी, जो कि एक फीमेल को डिनोट कर रहा है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से अग्री करता हूँ, ये फीमेल को डिनोट कर रहा है, और आगे आपने इसको डॉक्टर मेंशन किया है। अब यही डॉक्टर कॉमन जेंडर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो मिसेस त्रिपाठी क्या है, डॉक्टर है, ठीक। तो मिसेस त्रिपाठी फीमेल है, तो डॉक्टर क्या हुआ, डॉक्टर भी फीमेल हो गया। अब डॉक्टर के फीमेल के होने का मतलब क्या है, डॉक्टर के फीमेल होने का मतलब ये है कि अब जो आगे प्रोनाउन यूज होगा वो क्या यूज होगा, शी यूज होगा। तो बहुत सारे बच्चे इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद कहते हैं सर सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर यानी डी ऑप्शन को फिल करना चाहिए, ऑप्शन या डी ऑप्शन चूज होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में या सेंटेंस में एरर है। एरर क्या है समझते हैं। मिसेस त्रिपाठी बीइंग अ डॉक्टर, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बीच में एकदम से आप लेकर आते हैं शी। क्यों लेकर आए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लड़की है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर शी यूज नहीं होगा। रीजन हमेशा याद रखो, प्रोनाउन जो यूज होता है वो तब यूज होता है जब एक सेंटेंस खत्म हो जाए, ठीक है। ये सेंटेंस तो यहाँ पर फिनिश ही नहीं हुआ है। आपने बोला मिसेस त्रिपाठी बीइंग अ डॉक्टर, और डायरेक्ट आपने शी लगा दिया, यानी जब तक सेंटेंस में बीच में यहाँ पर एंड आ जाता या कोई कंजक्शन आ जाता तो आप कह सकते थे कि यहाँ पर जो है सी लग सकता है। अब कई लोग कहते हैं सर सी को क्यों गलत कर रहे हो आप, यहाँ पर कंजक्शन ऐड कर दो। याद रखिए क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर का है, गलती तब भी पार्ट बी में ही आएगी, क्योंकि अगर आप कंजक्शन ऐड करते हो तो भी यहीं पे चेंजेस होंगे, आप सी को एलिमिनेट करते हो तो भी यहीं पर चेंजेस होंगे। अल्टीमेटली जो बी पार्ट है इसमें गलती है, ठीक है। और क्योंकि मिसेस त्रिपाठी यहाँ पर फीमेल है, इसके बावजूद आप यहाँ पर इस सेंटेंस में फिलहाल अगर आप कंजक्शन नहीं लगाते हैं तो भी आप सी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस हो जाएगा सुपरफ्लूअस। एक ही सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दोनों एक ही कैंडिडेट के लिए यूज़ करना ग्रामेटिकली गलत होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है कि सुपरफ्लूअस सेंटेंस क्या होता है तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि सुपरफ्लूअस सेंटेंसेस क्या होता है। देखिए सुपरफ्लूअस सेंटेंस बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। ये एक कंसेप्ट है जो स्टेट करता है कि एक सेंटेंस है,
और इस एक सेंटेंस में मैंने दो वर्ड यूज किए, और वो दोनों ही वर्ड जो आपने यूज किए हैं उनका मीनिंग भी क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी मूवीज में आपने डायलॉग देखा होगा, या अगर आप कोई हिस्ट्री पे बेस्ड मूवी है जो है इवेंट, या कोई ऐसा ही आपने देखा हो, हिस्ट्री पे बेस्ड कोई भी सीरियल मान लीजिए या कुछ भी, वहां पर जैसे कोई राजा वगैरह आता है तो वो उसको बोलते हैं महाराजा। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं महाराजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा। अब मेरा कंसेप्ट, मेरे को एक चीज, एक बात बताओ, क्या वो महाराज दो चार हैं? नहीं, महाराज एक ही है। तो उनको हमने टाइटल दे दिया महाराजा, राजाओं के राजा। ठीक है, और भी एक्स वाई जेड आप इसमें कुछ भी ऐड अप कर सकते हो। ठीक है, एक ही व्यक्ति के लिए इतने सारे टाइटल्स देने से क्या होता है कि वो उस सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना देता है। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश में जब भी एक सेंटेंस में दो वर्ड ऐसे जो कि सेम मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी ये यूज होते हैं, वो हमेशा सुपरफ्लुअस सेंटेंस बन जाता है, और इस वजह से वो सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपका इसमें आपको समझाता हूँ। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से उसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखो, एक स्टेटमेंट दिया और उसमें आपका मेंशन करता है he read the book and returned it back। ठीक है, he read the book and returned it back। अब एक बात बताओ, रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस। बैक का मतलब क्या होता है? वापस। एक ही सेंटेंस में दो दो बार वापस लगाओगे? नहीं लगा सकते। हिंदी में अगर बोल के देखो, उसने किताब पढ़ी और वापस वापस कर दी। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली दो वर्ड मैंने ऐसे यूज किए जिनका मीनिंग आपस में या आसपास मीनिंग वाला है या सेम मीनिंग वाला है, तो यही सेंटेंस कहलाता है क्या? सुपरफ्लुअस। ठीक है, इसी में और एक कंसेप्ट समझाता हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा ही इज नॉट, या फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं ही कैन नॉट बी एबल टू ज्वाइन टुडे। अब कैन नॉट और एबल टू, दो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं। ठीक है, कैन नॉट और एबल टू दोनों वर्ड मैंने इसमें यूज किए हैं। कैन नॉट का क्या मतलब है? कैन नॉट का मतलब है नहीं कर सकता। कैन का मतलब सकता है, और एबल टू का मतलब भी सकता है। एक ही सेंटेंस में फिर से मैंने दो ऐसे वर्ड यूज किए जिनका मीनिंग करीब करीब सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर से ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो गया और गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सुपरफ्लुअस सेंटेंस कह देते हैं। और इसी से रिलेटेड आपको एक पर्टिकुलर, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी आगे टॉपिक में, जिसमें आपको समझ में आएगा कि जो है बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं और जिनका मीनिंग करीब करीब सेम होता है, और हमें नहीं पता होता कि ये ग्रामेटिकली सही है या गलत है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कराता चलूँगा, ताकि किसी भी पॉइंट पे, इंग्लिश में किसी भी पॉइंट पे आप कहीं भी बिल्कुल भी ना फंसे। ठीक है, जेंडर हमने समझा, सुपरफ्लुअस का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। इसी में मैं आपको कुछ कंटेंट और आगे ब्रीफ करता हूँ। ठीक है, एक कंटेंट इसी में फिर निकल कर आता है जेंडर के बाद। जेंडर्स के बाद जो कंटेंट निकल कर आ रहा है उसको हम देखेंगे।